स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऋग्वेद में आर्य शब्द करीब 36 बार यूज किया गया है और साथ ही साथ भारतवर्ष भी सबसे पहले ऋग्वेद में ही लिखा गया है। तो बात आज भारतवर्ष की है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ अ वेरी ह्यूज मिस्ट्री, एंड द मिस्ट्री इज कि क्या आर्यव्रत में आने वाले आर्यंस बाहर से आ रहे थे या वो भारतीय उपमहाद्वीप के या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट ही थे। यही सबसे बड़ा डिबेट है, यही सबसे बड़ा सवाल है और मैप से अच्छा इसे और कोई सॉल्व नहीं करता है। तो आइए आज के इस एडिशन में हम देख रहे हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स कि आर्यव्रत में आने वाले आर्यंस और भारतवर्ष का नाम भारत आखिर आ कैसे रहा था, और आर्यों के लिए आर्यंस क्या था, आर्यव्रत क्या था, और भारतवर्ष की स्थापना कैसे हो रही थी, या ये नाम का जेनेसिस जो है वो कैसे आ रहा था। मैं हूं आशीष और आज हम देखने वाले हैं इस एक्साइटिंग चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर की पहले वाली कड़ी को जोड़कर देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात ये चल रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अराउंड 3000 से लेके 1900 BC तक मैच्योर स्टेज में भारत में रही, वो अचानक खत्म हो रही थी। इसके खत्म होने के कारण हमने पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे तुरंत जाकर देखिए। बट वो अचानक खत्म हो रही थी 1900 में और उसके बाद वैदिक आर्यंस का आगमन हो रहा था। दिस वॉज नॉट वेरी लॉन्ग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1500 से लेके 600 BCE तक ये जो कालखंड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये वैदिक आर्यंस का है भारत में। तो सवाल ये है कि बीच में जो मैं खड़ा हूं, यानी कि इस 400 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पन्स या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भारतीय उपमहाद्वीप से हट जाते हैं और आर्यंस आते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में होना चाहिए, विच आई एम प्लांटिंग इट राइट नाउ, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में और वैदिक आर्यंस के स्क्रिप्ट में बहुत फर्क था, जमीन आसमान का फर्क था। उनकी स्क्रिप्ट यानी कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड इट। लेकिन संस्कृत में बोलने वाले या संस्कृत भाषा पढ़ने पढ़ाने वाले आज भी भारत में बहुत संख्या में मौजूद है। तो बात यह है कि अगर ये दोनों सभ्यताएं एक ही जगह पे थी तो अलग अलग भाषाएं क्यों बोल रही थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, एज आई कॉल्ड यू, सिविलाइजेशन। वो एक टाउन था, अर्बन प्लानिंग सेटलमेंट थी। वैदिक आर्यंस डिडंट लिव इन टाउन, वो टाउन्स में नहीं रहते थे, वो हट्स में रहते थे। उनका कल्चर था, वो सिटीज नहीं में, यानी कि सिटीज के आसपास में रहने वाले लोग नहीं थे। नाउ दैट इज द बिगेस्ट कोनंड्रम, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। आइए देखते हैं कि आर्यंस के इस मैप की बात, पर्टिकुलरली दिस एरिया कि इंडस वैली कहां पर थी और आर्यंस कहां पर आ रहे थे, वैदिक आर्यंस कहां पर आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, कहां से आ रहे थे, वो डिबेट हम बाद में देखेंगे। बट लेट अस फर्स्ट सी देयर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। अगर मैं सबसे पहले इनके फिजिकल प्रेजेंस को देखूं, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर आप देखेंगे गुजरात से लेकर दाइमाबाद वाज द लास्ट एंड द मालवन एरिया वाज द लास्ट, इफ आई वुड से सदर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहां से लेकर आलमगीरपुर होते हुए नॉर्थ जम्मू कश्मीर में मांडा, और उसके बाद सुक्ता गेंडोर, प्रेजेंट डे मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां तक अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं माप रहा हूं, अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये समझ रहा हूं कि ये रेड में सर्कल इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, तो ठीक है, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट लेट मी टेल यू where does आर्यंस कम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आर्यंस के ठिकाने जो कहा जाते थे वो थे सप्त सिंधुआ रीजन, यानी कि सिंधु और उनके 7 नदियों की रीजन में रहने वाले आर्यंस। तो वो तो इसी प्रकार से बह रही हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आसपास हैं वो, लेकिन आर्यंस इसके बाद इस देश को छोड़कर या इस जगह को छोड़कर ईस्टवर्ड चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा आपको रिपब्लिक्स भारत के एक्सिस में दिखेंगे, वो भी गंगा के एक्सिस में, इंडस के एक्सिस में नहीं। इसीलिए आर्यंस को
ज्यादातर गंगा के आसपास रहने वाले ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि द अर्लीस्ट आर्यंस दैट केम वो सप्त सिंधुआ रीजन में रहने वाले थे। सो दिस इज द टाइम पीरियड, और दिस इज रादर इफ आई वुड से मैप्स डिसकंटिन्यूटी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अपना बसेरा बसाया, और आर्यंस ने शुरू यहां से किया लेकिन वो फिर ईस्टवर्ड चले गए। ऐसा क्यों? हम यहां पर बात कर रहे हैं कि शुरू यहां से किया, लेकिन बात किसकी बात करनी थी? बात हमें यह करनी थी कि आर्यंस आए कहां से, राइट? यही आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस व्यक्ति की या उस ग्रुप की जो आर्यंस को यह बता रहे थे कि वो इंडो यूरोपियन ट्राइब्स के मेंबर थे, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर इंडोलॉजिस्ट मैक्स म्यूलर, जो जर्मन थे बट वो इंडोलॉजिस्ट थे, भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषा के ज्यादा जानकार थे, संस्कृत पढ़ते थे। उन्होंने ये कहा कि संस्कृत और लैटिन में बहुत समानांतरता है। देयर इज अ ह्यूज इफ आई वुड से कॉपिंग ऑफ वर्ड्स बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल, अगर पितरी मैं फादर को कह रहा हूं, राइट? सो वर्ड पितरी इज इन संस्कृत बट फादर एंड पादरा इज ऑल्सो देयर इन लैटिन। सो इसमें समानांतरता है, मदर माँ, उसमें समानांतरता है, मातृ में समानांतरता है, एंड देयर वर अ स्ल्यू ऑफ अदर वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो लैटिन और संस्कृत दोनों में मैच करते थे। मैक्स म्यूलर और इनके जैसे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर जो ईस्ट की सभ्यताओं की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने ये कहा कि हो ना हो भाषा के आधार पर हमें यह मानना चाहिए that Aryans have come from the Indo-European group of families. So मिडिल यूरोप से आ रहे आर्यंस भारत में रह रहे थे। Now that was one group. ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स समझ रहे थे या मानना चाहते थे या हमें मनवाना चाह रहे थे। खैर, ये एक सोच थी। भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये बात बताई गई। दूसरी बात, जब हमारे अपने स्कॉलर्स इसके बारे में लिखना पढ़ना शुरू किए, फॉर एग्जाम्पल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आप सब इनका नाम जानते हैं, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि तिलक ये कहते थे कि आर्यंस खुद आर्कटिक से आए हैं, यानी कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से आए हैं, बिकॉज उनका पलायन जो है 8000 BC में ही शुरू हो गया था। 8000 BC मीन्स 4000 ईयर्स अहेड देन हड़प्पा, मतलब उस समय से उनका पलायन वहां से शुरू हो रहा था। देवर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर वर नॉट इन्वेजन्स। वो ये नहीं कह रहे थे कि अटैक हो रहा था, वो कह रहे थे कि माइग्रेशंस हो रहे थे 8000 से ही, 8000 BC से ही। Now that was his view. उसके बाद व्यू आता है दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज के प्रणेता थे। उन्होंने ये कहा कि तिब्बत में, यानी कि आज के प्रेजेंट डे टिबेटन प्लेटो में बहुत सारी पेड़, बहुत सारे शाखाएं, बहुत सारे ट्रीज, फौना जो हैं वो वैसे ही मेंशन्ड हैं जैसे ऋग्वेद में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये कि हो सकता है आर्यंस टिबेटन प्लेटो से भारत में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं। और क्योंकि टिबेटन प्लेटो ठीक उसके नॉर्थ में है, गंगा के ठीक नॉर्थ में पड़ता है, तो ये स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा आर्यन साइट्स आपको गंगा के किनारे मिलती हैं। दैट वाज हिज थॉट। अब रिसेंटली इस बात को हुए बहुत साल गुजर गए, दिस इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ आवर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, लेकिन उसके बाद अब रिसेंटली जेनेटिक्स के आधार पर, यानी कि हमारे डीएनए एनालिसिस के आधार पर रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज हुई, और इस स्टडीज की खासियत ये थी कि वो ये माप रहे थे या वो ये जान रहे थे कि भारत में अभी जो डीएनए स्टॉक है उसमें से कितना आर्यन स्टॉक है, या कितना इससे पहले कहीं बाहर से आया है, या क्या जेनेटिक मार्कर जो है वो हमें इसके बारे में सही दिशा दिखा सकती है। कैन वी यूज जेनेटिक मार्कर टेस्ट्स? फॉर एग्जाम्पल, ये बताया जाता है कि आर्यन स्टॉक M17 जेनेटिक मार्कर से आता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की, इंडिया की M17 की है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आर्यन पॉपुलेशन है। लेकिन एक जमाने में ये क्या हमें यूरोप में मिलता था या ये हड़प्पा में भी मिलता था ऐसे जेनेटिक मार्कर्स? ये सवाल है, ये हम लास्ट में देखेंगे, वी विल सी एट द लास्ट। रीसेंट स्टडी हुई है राखीगढ़ी में, जो एक हड़प्पा की साइट थी। नाउ बात हम कर रहे हैं कि आर्यंस आए तो आए कैसे। देखिए, इस बात का तो डिबेट पक्का है कि ठीक है, वो या तो बाहर से आए हैं या हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले से बस रहे हैं। हम उस डिबेट में जा ही नहीं रहे। हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हमें जो तथ्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इट इज योर ओपिनियन टू बिलीव व्हाट यू वांट टू।
सो फॉर एग्जाम्पल आप जो यहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मार्कर देख रहे हैं, दिस ऑलमोस्ट ऑरेंज पार्ट, इसे हम कहते हैं एंड्रोनोवो कल्चर। एक है एंड्रोनोवो कल्चर और दूसरा है ये पार्ट, बैक्ट्रियन मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स यानी कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इसे पूरा बैक्ट्रियन पार्ट कहा जाता है। बैक्ट्रियन या बैक्टीरिया हमारे बहुत सारे टेक्स्ट्स में भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया को बल्ख रीजन कहते थे, और बल्ख वो पार्ट हुआ करता था जिसे आर्यंस कहते थे देश के उस पार है, सिंधु के उस पार है। गुप्ता इंस्क्रिप्शन भी ये कहा करते थे कि बहलिका में जाकर एक राजा ने सिंधु के 7 समुद्रों को पार कर कर बहलिका में जाकर विजय प्राप्त की। सो बहलिका वाज समथिंग विच वाज आउटसाइड द कंट्री रेल्म, आउटसाइड द सिंधु एरिया। मैं आपको इंडस की मैप्स जरूर बताऊंगा यहां पर, बट यहां पर 2 कल्चर्स के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्यंस के बारे में इन्हीं 2 कल्चर्स, इन्हीं 2 आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र में हमें एविडेंस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। तो आप पूछेंगे कौन से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं? 2 हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। जैसे ही आप इन 2 रीजन्स के बारे में बात करते हैं, दैट दिस इज द मिटाइट जो आज प्रेजेंट डे सीरिया है, और उसके ऊपर कसाइट जो आज प्रेजेंट डे इराक है। तो सीरिया और इराक, इन दोनों में हमें मिटाइट और कसाइट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें द वर्ड आर्यंस हैव बीन मेंशन्ड। नॉट ओनली द वर्ड आर्यंस, आप यहां पर वो इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, नॉट ओनली द वर्ड आर्यंस बट इवन आर्यन वैदिक गॉड्स हैव बीन मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल इंद्र का मेंशन मिटाइट इंस्क्रिप्शन में है, मित्र का मेंशन मिटाइट इंस्क्रिप्शन में है, विष्णु का मेंशन मिटाइट इंस्क्रिप्शन में है। अब ये सारे इंस्क्रिप्शंस आर्य का मेंशन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे ये ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों क्षेत्र में और बैक्टीरिया और एंड्रोनोवो कल्चर के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं जो द वर्ड आर्य को बार बार मेंशन करते हैं। नाउ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एविडेंसेस कि शायद हो सकता है यहां पर कल्चरल एक्सचेंज चल रहे हो या ये यहां पर रह रहे आर्यंस के बारे में जान रहे हो, वो बात की बात है। बट आर्य अपने आप को कौन से रीजन का कहते थे ये जानना बहुत जरूरी है। आर्य अपने आप को कहते थे कि वो सप्त सेंधवा रीजन के रहने वाले हैं। सप्त सेंधवा रीजन यानी कि इंडस और इंडस की 7 नदियों के आसपास में रहने वाले लोग। सो आइए वापस हम इंडस को ट्रेस करते हैं। लेट अस ट्रेस इंडस बैक अगेन। सो अगेन यहां से जाता हुआ रिवर इंडस और इंडस के आसपास जो दूसरे रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये झेलम, चेनाब, रावी और नीचे सतलज, और ये सब मिलके इंडस में समाहित हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा आर्यंस अपने आप को सप्त सेंधवा के मानने वाले, ऐसे ही मानने वाले थे। अब अगर मैं सबसे पहले इंडस के साइट्स आपको बताऊं, जो सबसे पहले इंडस के साइट्स थे अगेन विच वॉज ऑफ आर्यन ओरिएंटेशन, तो वो सबसे पहले आपको मिलेंगे यहां पर चित्रल, काबुल के पास में घालीघाग, या इंडस के पास में झूखड़, पिराक क्वेटा के पास, और कराची के पास झांगर। ये सारे साइट्स ऐसे हैं जहां पर हमें कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स मिले हैं। अब अगेन आप इन साइट्स को देखेंगे, ये जरूर इंडस के उस साइड है, लेकिन ये आपस में इंडस की नदियों के बारे में बात करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सप्त सिंधुआ में ऋग्वेद के पार्ट्स में, जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 बुक्स हैं, और ऋग्वेद को हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्यंस के बारे में ही या वैदिक कल्चर के बारे में ही समझने वाली या मानने वाली किताब मानते हैं। ऋग्वेद में फ्रॉम द बुक नंबर 2nd to 7th मंडल,
सेकेंड से लेके 7th बुक को हम सबसे ओल्डेस्ट मानते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मेंशन सिंधु का जरूर है, लेकिन सिंधु विच वॉज को टर्मिनस विथ इंडस, उसके साथ साथ दूसरे नदियों का भी मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सरस्वती, जिसे आर्यंस कहते थे नदीत्तमा, मीन्स द बेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, नदीत्तमा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, और मैं सरस्वती के बारे में आपसे 2 शब्द यह कहना चाहता हूं कि सरस्वती को लेकर काफी इंटरेस्टिंग डिबेट्स चलते हैं हिस्टोरिकल सोसाइटीज में। एक धड़ा है, एक पक्ष है जो सरस्वती को मानता है कि वो एक एंशियंट साउथ अफगानिस्तान में बहने वाली नदी थी। अगेन हम उस नदी को ट्रेस करेंगे। मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे। ये रिवर है, ऐसे जाती है, जिसे हम हेलमांड कहते हैं। नाउ हेलमांड रिवर प्रेजेंट डे उसे ज्यादातर हम आइडेंटिफाई करते हैं हखरावती से। ज्यादातर हिस्टोरियंस का यह मानना है कि इट वाज हखरावती विच वाज नथिंग बट सरस्वती, बट कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये भी हैं जो ये मानते हैं कि राखीगढ़ी के पास, यानी कि हरियाणा के पास में बहने वाली एक और नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है, जो एक जमाने में सतलज से मिलती थी, दैट इज घग्गर हाकरा, ये है असली में सरस्वती। एक और शब्द है सरस्वती का, और वो इलाहाबाद या प्रयागराज में मिलता है, राइट, कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, और अगर वो सरस्वती है तो उसका प्रेजेंस और कहीं ईस्ट में होना चाहिए था, ठीक यहां पर। नाउ दैट ऑल इज रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल एज सरस्वती। लेकिन स्टार्टिंग के जितने भी किताब हैं ऋग्वेद के, जो स्टार्टिंग के सबसे पुराने किताब है ऋग्वेद के, वो बाकी सारी नदियों के बारे में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल झेलम को वो कहते हैं वितासे, झेलम को वो वितासे कहते हैं। विपासे व्यास को कहा जा रहा है, तो व्यास इज कॉल्ड एज, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरस्वती का मेंशन है। अगर सरस्वती यहां पर होती तो शायद वो उसे मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग की किताबों में गंगा कितने बार मेंशन्ड है? मुश्किल से 2 बार, क्योंकि वो गंगा की तरफ तभी नहीं आए थे। यही आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। द अर्लीस्ट आर्यंस, जो सबसे पहले आ रहे थे, चाहे वो तिब्बत से आ रहे हों, चाहे वो इंडो यूरोप से आ रहे हों, चाहे वो आर्कटिक से आ रहे हों, या चाहे वो यही के हों, उस पर तो हम जान ही रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग धारणाएं रखते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। हमारा काम है उन सारी धारणाओं को पढ़ना। बट यहां पर वो कहां मौजूद थे हमें इतना पता है। तो आर्यंस इस सप्त सिंधुआ रीजन को बहुत मेंशन कर चुके थे अपनी किताबों में। ऋग्वेद उसका एक एग्जाम्पल है, और ऋग्वेद में वो इन सारे रिवर्स के बारे में, इवन द इंडस हैड फॉर एग्जाम्पल कुब्बा, अगेन वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड। गोमल इज ऑल्सो मेंशन्ड, सतलुज इज मेंशन्ड एज सुतुद्री। ठीक है, तो इतने सारे मेंशंस किए गए, यानी कि वो यहां पर रह रहे थे। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि हम मुजवंता पीक के पास में रह रहे हैं। मुजवंता पीक, मुजवंता पर्वत जो है, वो भी माना जाता है दैट इट इज आइदर को टर्मिनस विथ हिंदू कुश, या हिंदू कुश के इस तरफ यानी कि भारत के तरफ हम मुजवंता पीक को देख सकते हैं। हालांकि मुजवंता पीक या प्रेजेंट डे पीक क्या है, वो पहाड़ कौन सी है, इस पर हिस्टोरियंस की एक राय नहीं हो पाई है। बट फिर भी ये सबसे पहले आर्यंस का गढ़ माना गया, ये सबसे पहले आर्यंस का क्षेत्र माना गया। नाउ बिफोर आई गो टू हायर प्लेसेस, यानी कि इससे बाद आर्यंस कहां गए, मुझे आपको बताना है कि इसके बाद आपको क्या करना है। एक्चुअली आज ही हमारी बैचेस शुरू हो रही हैं, एंड दैट टू लॉन्ग टर्म बैचेस। हम जानते हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाले, क्लासरूम में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो they actually want to see what is happening in the class, and actually the real discussions happen in class, right? तो मैं भी चाहता हूं कि आप क्लासरूम में आकर इस डिबेट के बियॉन्ड करें, आंसर राइटिंग्स करें, मॉडरेटर्स की हेल्प से अपने प्रिपरेशन को पूरा बना सकें। नाउ विद दैट वी ऑल्सो नो कि आप हमारे साथ ज्यादा समय तक जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके लिए
अलग अलग टाइम शेड्यूल्स किए, अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेस लाएं। द कोर्सेज इज द सेम, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जहां पर आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, SIP मिलेगा, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स बट सक्सेस इन मेंस ऑल्सो, यानी कि मेंस में आप पास होने के बाद वापस हमारे साथ ऑफलाइन मोड में प्रिपरेशन कर सकेंगे, बट दिस इज अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप कम ड्यूरेशन में ही रहें, हालांकि कोई चाहता नहीं है, बट फिर भी सबसे कम ड्यूरेशन है 18 मंथ्स, दिस इज नॉट लेस, बट लेट्स सपोज कि आप किसी कारण की वजह से एग्जाम इस साल नहीं दे पाए, आगे भी देना है लेकिन पढ़ाई आपको जारी रखनी है, देन यू शुड चूज गोल्ड। बट लेट्स सपोज यू हैव टू गिव एग्जाम आफ्टर 2 years while you are preparing for your graduation, तब आप क्या करेंगे? तब आपको प्लैटिनम लेना है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, सो यू हैव टू टेक दिस, यू हैव टू प्लान योर सीरीज अहेड। बट हम जानते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो आते थे 18 महीने के बाद, हमसे और भी जुड़ना चाहते थे, नहीं जुड़ पाते थे। सो हियर इज योर चांस, you can see the differences, they are minimal differences provided you use the code ASHLIVE। आज ही ये सारी बैचेस फुल हो रही हैं, यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेल द क्लासरूम बेनिफिट्स, बिकॉज हम यूट्यूब में तो आपके साथ डिस्कशन करते ही हैं, लेकिन क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है वो टू एंड फ्रो डिस्कशंस होते हैं, और वहां पर आंसर राइटिंग के साथ साथ एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है उसकी भी पूरी मुकम्मल तैयारी होती है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज वेयर यू हैव टू गो आफ्टर वॉचिंग दिस, राइट? सो यूज योर कोड ASHLIVE, यूज दिस फैकल्टी कोड टू गेन मैक्सिमम डिस्काउंट्स, और दूसरे कोड्स यूज करेंगे तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट यूज दिस कोड टू गेन मैक्सिमम डिस्काउंट्स। डू इट राइट अवे, आप पॉज करके भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द डे व्हेन द बैचेस आर क्लोजिंग फॉर दिस बैच, फॉर द फर्स्ट बैच, ओके? सो यूज दिस कोड। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, कि मैंने आपको दिखाया कि यहां पर आर्यंस थे मौजूद, तो अब इसके बाद वो कहां जाएंगे, यानी कि क्या नॉर्थ वेस्ट तक ही वो थे कि उसके बाद भी आए थे? आंसर इसका आता है 10 राजन्य में। जी हां, 10 राजाओं का युद्ध। मैंने आपको बताया दैट ऋग्वेद बहुत कुछ हमें बताता है, वो सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी है। सो 10 राजन्य वॉर जो ऋग्वेद के 7th चैप्टर में लिखा हुआ है, 7th मंडल में लिखा हुआ है, वो हमें बताता है कि आर्यंस सप्त सिंधवा रीजन के बाद कहां गए, एंड लेट अस सी दैट। इसके लिए मैं थोड़ा सा मैप बड़ा करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी इट इन अ बिगर लाइट। आई होप अब क्लियर है, ओके? और यहां पर सिंपली बात यह है कि अगेन ये एरिया अगर इंदस का है, और इस इंदस के एरिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो आर्यंस या आर्यंस के ट्राइब ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो वो इस तरफ कब आए? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। एक्चुअली 10 राजन्य वॉर ये बताता है कि भरत ट्राइब में, यानी कि भरत के ट्राइब में और त्रिष्टु के ट्राइब में, दोनों ट्राइब्स के बीच में, भरतास वर्सेस त्रिष्टु, इन दोनों के ट्राइब में लड़ाई हुई। भरत जो थे उनके ट्राइब के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, एक्चुअली वो 10 राज्य थे, 10 राजन्य थे। इससे पहले आर्यंस अपने आप को पंचजन्य कहते थे, यानी कि 5 जन्य मिलकर, मींस 5 अदर ट्राइब्स मिलकर आर्यव्रत बना रहे थे या आर्यंस के रहने की क्षेत्र बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ट्राइब्स बढ़ते गए, भरत के ट्राइब के खिलाफ त्रिष्टु के ट्राइब्स आकर लड़ने लगे। इन 10 ट्राइब में से बहुत सारे आर्यंस भी थे और बहुत सारे नॉन आर्यंस भी थे, यह भी जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दासाज एंड दस्यूज कुछ नॉन आर्यन ट्राइब्स के नाम है। बट भरताज जब त्रिष्टु के साथ लड़ रहे थे, इसको मेंशन किया गया है 7th मंडल में, जिसको हम कहते हैं 10 राजन्य वॉर। और ये 10 राजन्य वॉर हुआ कहां पर, यह बता रहे हैं पौरुषनई नदी के किनारे, यानी कि रावी जो मैंने यहां पर बनाई है, पारुशैनी नदी, इसे वो कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है
कि इंडस या सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट था, और वहां से वॉर हुई रावी नदी के किनारे, पौरुष नदी के किनारे। रावी नदी वही नदी है जहां से लाहौर की सिटी है पास में, और जो आगे आकर उसी के तट पर बसी हुई थी हड़प्पा। रावी के तट पर हड़प्पा बसी हुई थी। उसी नदी पर, उसी नदी के किनारे इनकी 10 राजन्य बैटल होती है। भरत ट्राइब विजय होते हैं, दे आर द विनर्स, दे आर द विक्टर्स। इसी के बाद में एक्चुअली भरत को लीड कर रहे थे किंग सुदास। इसी के बाद में सुदास भारत का नाम भारतवर्ष रखते हैं। सुदास की भारत ट्राइब इसी के बाद पुरुष से मिलती है। पुरु एक और ट्राइब थी जो एक्चुअली त्रिष्टु के साथ लड़ रहे थे भारताक्ष के खिलाफ, लेकिन पुरुष के साथ फिर बाद में भारत मिलते हैं और जन्म देते हैं एक ट्राइब को, कुरुस। ये वही कुरु थे जो बाद में नॉर्दर्न गंगा में बसे हुए पांचाल और कुरु, ये 2 ट्राइब बनाते हैं। और इसके बाद की कहानी आप देखते हैं महाभारत में। जी हाँ, वही कौरव और पांडव वाले, राइट। सो कौरवास, द कुरुस, द पांचाल्स, ये सबसे पहले नॉर्दर्न गंगा के प्लेन में एंटर हो रहे थे। लेकिन ये कब हो रहा था? रावी नदी के किनारे फाइट किए गए 10 राजन्य बैटल में। सो आप इस एपिसोड से क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले वो वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर थे, उसके बाद रावी नदी के किनारे 10 राजन्य वॉर होती है, उसके बाद ये ट्राइब्स गंगा के बेल्ट पर, गंगा के एक्सेस पर एंटर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आफ्टर दैट, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आती हैं वो है पांचाल, कुरु। और टुवर्ड्स द इंडस साइड, जो इंडस में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड्स थे वो थे गांधार। सो गांधार भी एक इंपॉर्टेंट आर्यों का पार्ट बना, लेकिन वो वॉर के बाद वहीं रह गए। और नए जो ट्राइब्स बनते आ गए उनमें विदेहा भी थे, उसमें काशी भी थी, उसमें कोसला भी था, उसमें अंग भी था, मगध भी था, एक्सेट्रा। वो हम बात करेंगे महाजनपद पीरियड के बारे में 600 BC में। वो बात की बात है। यहां की बात इतनी ही है कि सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आर्यंस आ रहे थे, वो यहां पर मौजूद थे। वो सिंधु और सिंधु की 7 नदियों का उल्लेख बार बार कर रहे थे। उसके बाद 7वें मंडल में जैसे ही 10 राजन्य वॉर होता है, भरत की ट्राइब त्रिष्टु से लड़ती है, भरत विजयी होते हैं, एंड आफ्टर द भरतास ट्राइब दे पुट द नेम ऑफ इंडिया एज भारतवर्ष। और उसके बाद कुरुज, जो अगेन भारत और पुरु को मिलकर कुरु बनता है, वही कुरुज पांचाल के साथ मिलकर गंगा की एरिया को पॉपुलेट करना शुरू कर देते हैं। गंगा की एक्सिस पर, सबसे नॉर्दर्न साइड पर वो आना शुरू कर देते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे कि गंगा के आसपास 16 महाजनपद विराजमान हो जाएंगे by the time of 600 BC. So by the time of 600 BC, that is where the lecture is ending today, आप देख रहे हैं that Aryans have populated the northern Indian belt, और ये वाला बेल्ट वापस खाली होता है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी ये थी कि आर्यंस पूरे इंडिया को अब जान गए थे। जी हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो साउथ को बोलते थे दक्षिण पथ, और बीच के सेंट्रल प्लेट्यू को बोलते थे ध्रुव मध्य मंडिस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज सबसे सदर्न महाजनपद जो थी वो महाराष्ट्र में मौजूद थी, लेकिन महाराष्ट्र के बियॉन्ड असमका पोटाली में वो मौजूद थी। वो यहां पर है पैठान के पास। लेकिन सबसे साउथ में जाने का मतलब, दक्षिण पथ में जाने का मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गया होगा, लेकिन फिर भी वो दक्षिण पथ को जानते थे, फिर भी वो ध्रुव मध्य मंडिस को जानते थे, वो ईस्ट को भी जानते थे। वो इसे प्राच्य कहते थे। ईस्ट को आर्यंस यूज्ड टू कॉल्ड एज प्राच्य, वेस्ट को वो कहते थे प्रतिछाया, और नॉर्थ को वो कहते थे उदीची। ये थी आर्यंस की पूरे भारतवर्ष को नापने की बात, that they used to at least put a nomenclature on all of these areas. But lastly मैंने आपको बताया था, क्या जेनेटिक्स इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है क्या, कि आर्यंस आए थे तो कहां से आए थे?
एक्चुअली 2019 में राखी गढ़ी में एक एक्सकवेशन हुआ, जिस एक्सकवेशन को आप यहां पर देख रहे हैं। राखी गढ़ी की बहुत सारे, राखी गढ़ी एक हड़प्पा की साइट है, राखी गढ़ी में बहुत सारे स्केलेटन्स को देखा गया और उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की गई। यह देखा गया कि क्या राखी गढ़ी में मौजूद जो स्पेसिमेंस हैं स्केलेटन के, वो क्या आर्यन ग्रुप से मैच करते हैं कि नहीं। अगर मैच करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर हड़प्पन्स ही आर्यंस थे। हालांकि हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं, बट प्रोफेसर वसंत शिंदे जिन्होंने ये रिसर्च लीड की थी और फिर बाद में एक जर्नल में पब्लिश भी की, उनका ये कहना है कि राखी गढ़ी के स्केलेटन्स, कुछ स्केलेटन्स ऐसे जरूर मिले जो आर्यन जेनेटिक मार्कर से मैच करते हैं, M17 से मैच करते हैं। यानी कि वो ये कह रहे थे कि आर्यंस कहीं और से नहीं आए, वो इसी सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे और फिर बाद में डिफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पन्स के डिक्लाइन के साथ वो और डिफ्यूज हो जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही सवाल बताया कि बहुत सारे सवाल हिस्टोरियंस भी करते हैं कि अगर हड़प्पन्स ही आर्यन थे तो वो पहले बोली कुछ और बोलते थे, बाद में क्यों और कुछ बोल रहे थे, या वो सिविलाइजेशन या टाउन्स में पहले रहते थे तो आर्यंस हट्स में क्यों रह रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है, बट ये एक मिस्ट्री जरूर है। मिस्ट्री हो ना हो, लेकिन ज्योग्राफी के हेल्प से हमें इतना तो पता चलता है कि आर्यंस सबसे पहले भारत के किस एरिया को पॉपुलेट कर रहे थे और फिर वो ईस्ट में जा रहे थे टुवर्ड्स द गंगा एक्सेस। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज ऑफ origin of Aryavrat or the coming up of Indo-Aryans. Again, I would like to remind my dear students that you have to take admissions because you have seen a dream of becoming an officer, right? We don't want time to kill your dreams. हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त के लिए जुड़ना चाहते हैं। That is where we have taken this opportunity for you, and this opportunity ends today, the first batch, right? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें और स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। वी नो दैट वेरी वेल, प्रोवाइडेड उनके पास भी समय हो, राइट? तो हम चाहते हैं कि समय की मार आपको कंफ्यूज ना कर सके। आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, आपकी तैयारी के लिए हम खड़े हैं, हम आपके साथ में हैं। यूज द कोड ASHLIFE, टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू वांट टू टेक विद अस। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता। 2 या 3 बार रिविजन तो वैसे भी करना पड़ता है ना, प्रीलिम्स और मेंस देने के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है, 2 और 3 बार और रिवीजन हो जाए, क्लास में ही रिवीजन हो जाए, बाय द टाइम आई गो टू गिव एग्जाम मेरी तैयारी मुकम्मल होगी। दैट इज वेयर इट मेक्स अ डिफरेंस। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट, प्लीज यूज द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।